Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Della and today we will discuss the last lecture of this chapter, that is reproductive health. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था एमटीपी हम किसको बोलते हैं, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और एमटीपी के अलग अलग नाम थे जैसे कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इंटेंशनल अबॉर्शन या फिर वॉलेंट्री अबॉर्शन। किस पीरियड तक अगर एमटीपी कंडक्ट की जाए तो वो सेफ रहेगी, ये भी हमने डिस्कस किया था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि डॉक्टर एमटीपी को कब परफॉर्म कर सकता है और एमटीपी एक्ट कब आया था इंडिया के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब लीगलाइज्ड हुआ, ये भी हमने डिस्कस किया था। ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा था एमटीपी को कैसे कंडक्ट करते हैं, मेडिकेशन से भी कर सकते हैं, सर्जिकल से भी कर सकते हैं और डॉक्टर डिसाइड करते हैं। उसके बाद हमने देखा था इनफर्टिलिटी के बारे में, ठीक है, इनफर्टिलिटी हम कब बोलते हैं, और एआरटी यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और आईवीएफईटी यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसके अंदर हमने इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर पढ़ा था, और ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर पढ़ा था, और हमने पढ़ा था GIFT यानी कि गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। GIFT गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के अंदर जो गैमीट लिए जाते हैं दूसरी फीमेल से जो कि डोनर होती है, क्योंकि जो फीमेल होती है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन उसकी फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस बिल्कुल सही होती हैं, वो सारा का सारा एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। ठीक है, तो GIFT के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती थी वो हमने देखा था कि इन विवो फर्टिलाइजेशन यानी कि बॉडी के अंदर होती थी। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था ICSI यानी कि अगर रिपीटेड IVF फेल्योर है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ICSE यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये सारी की सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। ठीक है, और मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखना, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, एमटीपी एंड इनफर्टिलिटी ART को। ठीक है, तो ये आपने ढंग से पढ़ने हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, तो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन आता है तो जरूर से जरूर इनसे आएगा, और फुल फॉर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज का लेक्चर आपका बहुत छोटा सा होने वाला है, इसके अंदर सिर्फ हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं STD, और हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये आज हम टॉपिक करने वाले हैं, तो आप अपनी नोटबुक खोलिए और जल्दी से हेडिंग बनाना शुरू कीजिए STD के बारे में। ठीक है, फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, STD के क्या क्या दूसरे नाम हैं ये भी आपने देखना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो आइए हम पढ़ते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब क्या है, ये जो डिजीज है, ये जो इन्फेक्शन है, ये कैसे फैलता है, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अनप्रोटेक्टेड, तो वो हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ये इन्फेक्शन फैलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब है इन्फेक्शन। कैसे ये इन्फेक्शन फैलता है, इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन जिसको STD इन्फेक्टेड यानी कोई भी STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कौन कौन सी है ये हम देखेंगे। फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन।
ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन टू, अगर हेल्दी पर्सन इन्फेक्शन फैलता है तो हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अलग अलग नाम हैं, ये आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से नाम है? एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम और क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज, दूसरे नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ऑल्सो नोन as reproductive tract infection, RTI, reproductive ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, यानी कि RTI बोल सकते हैं। ऑलराइट, और हम क्या क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज, और हम क्या बोलते हैं बच्चे, हम बोलते हैं विनरल डिजीज, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो एसटीडी डिस्कवर हुए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डिस्कवर हुए, वो वेनरल रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर डिस्कवर हुए, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, वेनरल डिजीज भी बोलते हैं हम। और हम इसको क्या बोलते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे फुल फॉर्म भी आ सकते हैं बच्चे की, वीडी हम किसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप एसटीडी लिखिए, यानी कि चाहे आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपेंड एसटीडी तो क्या हो जाएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एक्सपेंड आरटीआई यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक्सपेंड वीडी यानी कि वेनरल डिजीज, और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, ऑल्सो नोन एज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है, और हम किस नाम से जानते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है वो पेल्विक रीजन के अंदर भी हो सकता है। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे नाम हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो एक्स्ट्रा जो नाम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, हम वेनरल डिजीज भी बोलते हैं, एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, ये इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन ट्रांसफर होती है, ठीक है, थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि जब बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में आते हैं तो ये डिजीज ट्रांसफर होती है। ऑलराइट, और ये जो डिजीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किस एज ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन होती है, उस एज ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन होती है जहां पर जो गलतियों के चांसेस ज्यादा होते हैं या फिर प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती, और वो जो एज ग्रुप है ये भी ध्यान में रखना, मोर कॉमन इन एज ग्रुप, किस एज ग्रुप के अंदर ये ज्यादा कॉमन होती हैं, ये ग्रुप 15 से लेके 24 ईयर, ठीक है, 15 से लेके 24 ईयर ग्रुप के अंदर ये सबसे ज्यादा कॉमन होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर इन्फेक्शन दो टाइप से आ सकते हैं, ठीक है, एक तो कोई भी जो डिजीज है वो इनिशियली जो सिम्टम आते हैं जिनको हम अर्ली सिम्टम्स बोलते हैं। देखो, जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कुछ एसटीडीज ऐसी हैं अगर अर्ली स्टेज पे अगर डिटेक्ट कर ली जाए तो क्योर हो सकती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे डिजीज है जिनकी क्योर है ही नहीं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो एनसीईआरटी में आपके अलग से मेंशन है, ठीक है। तो देखो, एक्चुअली जो फीमेल्स हैं वो जनरली एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, उनके अंदर सिम्टम्स पता नहीं चलते, और जब चलते हैं तो बहुत लेट हो चुका होता है। ऑलराइट, और हम देखते हैं कि अर्ली सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं और जो लेटर जो सिम्टम्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो देखो, कैसे भी सिम्टम्स हो ये अवॉइड नहीं करने चाहिए, ठीक है, जल्दी जैसे भी अगर कोई भी लगता है, कोई भी डाउट है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अर्ली सिम्टम्स के अंदर क्या क्या आएंगे बच्चे, देखो, अर्ली सिम्टम के अंदर जैसे आ सकता है नंबर फर्स्ट इचिंग, ठीक है, जो भी इचिंग हो सकती है, ठीक है, यानी कि रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो स्टार्टिंग के अंदर दिखते हैं, जैसे कि इचिंग हो गया, रेडनेस, फ्लूइड डिस्चार्ज, या फिर कोई इन्फ्लामेशन, पेल्विक इन्फ्लामेशन। तो ये इनिशियली अगर ये सिम्टम्स होते हैं तो ये इग्नोर नहीं करने चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं लेटर पीरियड के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं ये थोड़े से ज्यादा
ये थोड़े से ज्यादा जब दिखाई देते हैं, जब डिजीज बहुत ज्यादा फैल चुकी होती है और जिसके क्योर करने के चांसेस और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं बाद में कैसे कैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि एबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, एबॉर्शन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो इन्फेक्शंस है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब क्या है कि बच्चा तो पैदा हो रहा है लेकिन वो अलाइव नहीं है। ठीक है, वो डेड है। स्टिल बर्थ हो सकता है, इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन। ठीक है, और कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो लेटर सिम्टम्स के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे कि लेटर सिम्टम्स के अंदर एबॉर्शन आ गया। ठीक है, इनफर्टिलिटी, स्टिल बर्थ, कैंसर, ये सारी के सारे जो सिम्टम्स है ये बाद में दिखाई देते हैं। अर्ली सिम्टम्स जैसे कि इचिंग हो गया, रेडनेस हो गया, फ्लूइड डिस्चार्ज, या फिर आप यहाँ पे स्वेलिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप स्वेलिंग भी लिख सकते हो। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो स्टार्टिंग के अंदर दिखाई देंगे। तो इसका मतलब है अगर थोड़े बहुत सिम्टम्स, अगर ऐसा लग रहा है कि डाउट है, तो डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। ये सिम्टम्स अवॉइड नहीं करना चाहिए ताकि ये नौबत ही ना आए, डिजीज क्योर हो जाए। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एक्चुअली आपके एनसीईआरटी के अंदर नाम दे रखा है। एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। आपने ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपने डिजीज पता करनी है। ठीक है, और आपने देखना है कि जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है। ठीक है, और कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है। कुछ कुछ जो डिजीज है, हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके अंदर हम डिटेल में करेंगे। और तो हम देख लेते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और कॉजेटिव एजेंट क्या है। ठीक है, और हम ये देख भी लेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन आ गया तो हम हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार है। हम ये भी देख लेंगे कि ये डिजीज बैक्टीरिया की वजह से होती है, ये डिजीज वायरस की वजह से होती है, या फिर ये डिजीज किसी प्रोटोजोआ की वजह से होती है। ठीक है, बाकी सारा का सारा जो भी डिजीज आपको डिटेल में पढ़नी है, ये जो डिजीज है हम आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जो चीजें दी हुई है, हम एक बार यहां पर डिटेल के अंदर मैंने टेबल बना दी है। ठीक है, टेबल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है देखो बच्चे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यहां पे नेम ऑफ द डिजीज लिखा गया है और यहां पे लिखा हुआ है कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, वायरस की वजह से हो सकती है, या फिर ये किसी प्रोटोजोआ की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली डिजीज क्लेमाइडियासिस। ठीक है, जो क्लेमाइडियासिस है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। बी फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, बी स्टैंड फॉर बैक्टीरिया, B stands for bacteria, and V stand for virus, and P stand for protozoa. ठीक है, P स्टैंड फॉर प्रोटोजोआ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं नेम ऑफ द डिजीज की बात करूं तो जो डिजीज है ये क्लेमाइडियासिस। ठीक है, जो कॉजेटिव जो एजेंट है वो क्या है, बी फॉर क्या है, बैक्टीरिया, और ये है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप नाम से ही पहचान जाओगे कि किस डिजीज के बारे में बात हो रही है। जो नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज गोनेरिया। ठीक है, जो नेक्स्ट जो डिजीज है ये क्या है, गोनेरिया, और ये किसकी वजह से होती है बच्चे, ये होती है बैक्टीरिया की वजह से। और बैक्टीरिया कौन सा है, नाइजीरिया गोनेराई। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है वो क्या है, नाइजीरिया गोनेराई है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सिफिलिस। ठीक है, जो सिफिलिस है ये किसकी वजह से होती है बच्चे, ये B4 यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। और जो बैक्टीरिया है ये नाम याद रखना है, नाम क्या है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। ठीक है, क्योंकि ये अलग सा नाम है, आप ये पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आप में। बाकी क्लेमाइडियासिस और जो गोनेरिया है ये आप इजीली पहचान सकते हो। ठीक है, कैनक्रोइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, B4 बैक्टीरिया, और ये किससे होती है, हीमोफिलस ड्यूकराई की वजह से होती है। नेक्स्ट है जेनाइटल हर्पीज। नेक्स्ट क्या है, जेनाइटल हर्पीज है। ऑलराइट, और ये जो जेनाइटल हर्पीज है ये किसकी वजह से होती है बच्चे, V फॉर क्या है बच्चे, वायरस। जेनाइटल हर्पीज किसकी वजह से होती है, V,
यानी कि वायरस की वजह से होती है। कौन सा वायरस, टाइप 2 या टाइप 1? तो कौन सा वायरस होगा बच्चे, टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है ये है जेनाइटल वार्ड्स, और जेनाइटल वार्ड्स भी किसकी वजह से होती है, वी मतलब वायरस की वजह से। और कौन सा वायरस है, एचपीवी, और एचपीवी का मतलब क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कौन सा वायरस हो जाएगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी किसकी वजह से होती है, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से। ठीक है, ये भी हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होती है। ठीक है, देखो बहुत सारी जो डिजीज है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो होती हैं। अगर मैं बात करूं कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एड्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं हेपेटाइटिस बी की, तो ये मदर इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड भी फैलती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज एड्स। नेक्स्ट जो डिजीज है ये क्या है, एड्स, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये किसकी वजह से होती है, एचआईवी वायरस की वजह से, जो कि डिटेल में दी गई है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर। और इसका जो कॉजेटिव जो एजेंट है दैट इज वायरस, और कौन सा वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, यहां पर मैं एड्स की फुल फॉर्म लिख देती हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और आपका होमवर्क क्या है कि आपको ये बताना है वर्ल्ड एड्स डे कब होता है। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि वर्ल्ड एड्स डे कब होता है। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, ये है आपका होमवर्क। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज ट्राइकोमोनियासिस, और ये किसकी वजह से होती है, ये किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है। ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो डिजीज हैं बच्चे, ये सारी की सारी जो डिजीज है आपको कॉजेटिव एजेंट पता होना चाहिए। ऑलराइट, कि कुछ पहली जो 4 डिजीज हैं ये बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, फिर जो आखिर की जो 4 हैं वो होती हैं आपकी वायरस की वजह से, और जो लास्ट वाली जो डिजीज है ये होती है आपकी प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बच्चे क्या कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जिसका क्योर ही नहीं है। ठीक है, तो मैं रेड मार्क से रिप्रेजेंट करूंगी कौन कौन सी डिजीज है। तो बच्चे देखो, जेनाइटल हर्पीस मैंने डेंजर बना दिया है रेड पेन से। ठीक है, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, ये ऐसी डिजीज है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने स्टार मार्क कर दिया है। ठीक है, यानी कि यहां पर मैं सैड इमोजी बना देती हूं क्योंकि इनका क्योर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ये सारी की सारी डिजीज अगर अर्ली स्टेज पे पता लगा ली जाए, ठीक है, अगर जो भी मतलब पर्सन है अगर वो अर्ली सिम्टम्स को नेग्लेक्ट नहीं करता है, टाइम से अगर डॉक्टर के पास चला जाता है, ठीक है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ना कि झोला चाप डॉक्टर, ठीक है, ना कि क्वैक्स, अगर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है, उसको शर्म की कोई बात नहीं है। अगर वो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास टाइम से चला जाएगा और जो डिजीज है वो पता चल जाए तो उसका क्योर पॉसिबल है। लेकिन जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, ये 3 डिजीज हैं जिनका क्योर नहीं है। ठीक है, ये क्लियरली एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है कौन कौन सी डिजीज है। ठीक है, all diseases are curable, all diseases are curable if detected early, लेकिन एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट कौन कौन से डिजीज, ये मैं रेड पेन से लिख रही हूं, एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, ठीक है, दूसरा हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पीस, ठीक है। तो ये जो डिजीज है इनका क्योर पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, मतलब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है,
कि प्रिकॉशन लो कि नौबत ही ना आए क्योर की, ठीक है, क्यों इन्फेक्शन फैलेगा ही नहीं। अब प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं, प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं, तो नंबर फर्स्ट प्रिकॉशन कैसे लेते हैं, सबसे पहला अवॉइड इंटरकोर्स विद अननोन, ठीक है। सेकंड प्रिकॉशन अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। नेक्स्ट वन इज यूज कॉन्डम्स, ठीक है, क्योंकि आपने देखा था जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस थे उसमें जो कॉन्डम्स थे, जिसकी वजह से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपस में कांटेक्ट में नहीं थे, तो बॉडी फ्लूइड कोई भी टच में नहीं होगा, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलने के पूरे चांसेस खत्म होंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं कि कॉन्डम्स के आपने दो फायदे पढ़े थे। नंबर फर्स्ट, ये बैरियर मेथड के अंदर आते हैं, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो है ही, ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये हमने लिख दिया है किसके अंदर, प्रिकॉशन के अंदर, कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ऑलराइट, तो हमने पूरी की पूरी चीजें देखी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर वो जो इन्फेक्शन जो कि इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होते, बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे हैं जो कि नीडल्स की वजह से भी होते हैं, या फिर इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड भी ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम डिस्कस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर करेंगे। क्या क्या डिजीज थी और क्या क्या पॉजिटिव एजेंट थे, ये हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। डिजीज पॉजिटिव एजेंट हमने देख लिया है। और ये जो क्वेश्चन आता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो 3 डिजीज हैं वो बिल्कुल भी क्योर नहीं हो सकती, ठीक है, नॉन क्योरेबल, ठीक है। ये नॉन क्योरेबल डिजीज है। ये कौन कौन सी आएंगी बच्चे, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पीज, ठीक है। वॉट्स और हर्पीज के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, हर्पीज की बात हो रही है। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, तो सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। तो इन्फेक्शंस और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और इनके जो अलग अलग नाम है वो ध्यान में रखना है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी हम बोल सकते हैं, वेनरल डिजीज भी हम बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दी गई हैं ये हमने देखना है, जैसे कि गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन द रिसेंट ईयर्स इज एचआईवी। और एचआईवी किसको कॉज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम आर सम ऑफ द कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अमंग दीज एचआईवी इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस एंड इज डिस्कस्ड इन डिटेल चैप्टर 8, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात हो रही है। नेक्स्ट इज सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक, कौन कौन से इन्फेक्शन है, सबसे पहले हेपेटाइटिस बी एंड HIV can also be transmitted by sharing of injections, needles, जो इंसान ड्रग्स लेते हैं, जो जिसने जस्ट सपोज कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसने नीडल से ड्रग लिया और वही सेम नीडल अगर कोई दूसरा पर्सन यूज करता है तो इन्फेक्शन के चांसेस हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू, ठीक है। कौन कौन सी डिजीज है इसके अंदर, हेपेटाइटिस बी एंड HIV।
एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शन। कौन कौन सी 3 डिजीज के बारे में हमने डिस्कस की है? हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शन। अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल, ठीक है, दूसरी डिजीज कंप्लीटली क्योरेबल है अगर ये डिटेक्ट कर ली जाए एट अर्ली स्टेज, ठीक है। अर्ली सिम्टम्स के अंदर जैसे क्या क्या आएगा, जैसे कि इचिंग आ गई, ठीक है, इचिंग होना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन एटसेट्रा। ऑलराइट, इन जेनाइटल रीजन इन्फेक्टेड फीमेल्स, अभी मैंने बताया ना कि फीमेल्स के अंदर जनरली जो फीमेल्स होती हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कि उनके अंदर सिम्टम्स नजर ही नहीं आते। इन फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है सिम्टम्स नहीं, एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक पता ही नहीं चलता कि फीमेल को कोई इंफेक्शन है या नहीं। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इंफेक्शन एंड सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन डिटर द इंफेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। यानी कि क्या होता है, एक तो सिम्टम्स का पता नहीं चलता, ठीक है, सिम्टम जनरली इग्नोर कर दिए जाते हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट सोशल स्टिग्मा, पता नहीं दूसरे लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, वो अपनी बात बता ही नहीं पाते डॉक्टर को, तो डॉक्टर कैसे ट्रीट करेगा? तो इसका मतलब इसी रीजन की वजह से बहुत सारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इंफेक्शन है उनका पता ही नहीं चलता, मतलब जो पर्सन है वो क्योर ही, ट्रीटमेंट ही नहीं लेते, और जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बाद में नजर आती है। और कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है कि पेल्विक इन्फ्लामेशन हो सकती है, ठीक है, अबॉर्शन भी हो सकता है, स्टिल बर्थ का मतलब है बच्चा पैदा तो होगा लेकिन अलाइव नहीं होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब मैंने आपको बताई है, जनरली जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर इम्प्लांटेशन कहां पे होगी? यूट्रस के अंदर। अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस को छोड़ के कहीं और हो रही है, जैसे सपोज वो सर्विक्स के अंदर हो रही है या फिर वो फेलोपियन ट्यूब जो कि जनरली होती है, ठीक है, वो भी हो सकती है, जो कि एक डेंजरस सिचुएशन है, और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। STI आर ए मेजर थ्रेट टू ए हेल्दी सोसाइटी, देयरफॉर क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन, या तो प्रिवेंशन सबसे बेटर है या फिर अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ द डिजीज आर द गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। दो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू डिजीज, ठीक है, सारे के सारे जो पर्सन है इक्वली वल्नरेबल है, हर एक पर्सन को इक्वल चांसेस है इन्फेक्शन के अगर वो क्योर नहीं लेंगे, ठीक है, अगर वो प्रिकॉशन से नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन जनरली जो ज्यादा केसेस सामने आते हैं वो किस एज ग्रुप के अंदर आते हैं? 15 to 24 जो एज ग्रुप है ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन। सो देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल, ठीक है, प्रिवेंशन पॉसिबल है। और उस प्रिवेंशन के रीजन क्या क्या है, किस तरीके से प्रिवेंशन हो सकती है? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है, ना कि क्वैक्स के पास जाना है, फॉर द अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विद द इंफेक्शन, ठीक है। कोई भी पेशेंट है जिसको डिजीज डायग्नोज हो चुकी है तो उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर को वो बताए कि क्या क्या प्रॉब्लम है ताकि क्योर ढंग से हो सके, ठीक है। तो यहां पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से काफी मिलता जुलता है। ऑलराइट, यानी कि अगर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आई है तो सारे के सारे आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस क्या क्या होंगे और मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था ये, तो मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल? जल्दी बताओ कौन सी जो डिजीज है जो कि कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है? ऑप्शन क्लेमाइडियोसिस, गोनारिया, जेनाइटल वॉर्ट्स एंड जेनाइटल हर्पीस, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है, यानी कि 3 डिजीज हैं जो कि कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी
हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड एड्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, जेनाइटल हर्पीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द हार्मोनल रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ठीक है, मैंने बोला था मिक्स क्वेश्चंस होंगे, ये जानने के लिए कि आप याद मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, प्रॉपर आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, तो जल्दी बताओ हार्मोनल रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन कौन से हैं। लिपेज लूप, मल्टीलोड 375 वॉल्स LNG20, मल्टीलोड 375 प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20। बताओ, यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के अंदर आपने तीन चीजें पढ़ी थी। ठीक है, यानी कि एक था नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। ठीक है, एक पढ़ा आपने नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। ठीक है, दूसरा पढ़ा आपने कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, दूसरा पढ़ा आपने कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, और थर्ड आपने पढ़ा हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक है, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, ये तीन हमने पढ़े। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का एग्जांपल क्या होगा बच्चे, लिपेज लूप। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग के अंदर एग्जाम्पल याद करना बहुत आसान था, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। ठीक है, हार्मोनल रिलीजिंग के अंदर एग्जाम्पल था LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एज प्रेजेंट, आईयूडी, सर्वाइकल कैप्स, ट्यूबेक्टोमी एंड डायफ्राम्स। बताओ सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं एक्सेप्टेड, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का कौन सा, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट है अगर वुमेन चाहती है, अगर कपल चाहता है दो चिल्ड्रन के बीच में स्पेस करना, तो सबसे जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है, IUDs, that is intrauterine devices. All right, so correct answer is first. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, खुद से जल्दी बताओ। Which of the following are related to STDs? ठीक है, STDs से रिलेटेड कौन कौन से सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, इनफर्टिलिटी, स्टिल बर्थ, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड ऑल ऑफ द अबव। बताओ कौन कौन से सिम्टम्स हैं रिलेटेड टू एसटीडीज, इनफर्टिलिटी, स्टिल बर्थ, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि अगर अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर किया तो बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसके अंदर इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन या फिर कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी देखा जा सकता है। ठीक है, या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक एरिया के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अर्ली सिम्टम्स के अंदर क्या क्या होंगे, जैसे कि ईचिंग हो गई, ठीक है, स्वेलिंग, ईचिंग, रेडनेस, फ्लूइड डिस्चार्ज, ये सारे के सारे क्या हैं, अर्ली सिम्टम्स है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट ट्यूब बेबी रेफर्स टू। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी हम किसको बोलते हैं, ऑप्शंस हैं हमारे पास, बेबी बोर्न इन टेस्ट ट्यूब, अगर कोई बेबी टेस्ट ट्यूब में बड़ा हो, ठीक है, पैदा हो, या फिर एन ओवम मेड टू फर्टिलाइज इन विट्रो एंड देन इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, अ मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर एंड नन ऑफ द अबव। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि हमने किसकी बात की थी लास्ट क्लास के अंदर, IVF-ET की। ठीक है, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की हमने बात की थी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर की हमने बात की थी। ठीक है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, बाहर हो रहा है, यानी कि लैब के अंदर, और लैब के अंदर भी कहां हो रहा था, पेट्री डिश के अंदर हो रहा था। ठीक है, पेट्री डिश के अंदर हो रहा था। जब फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है, जाइगोट बन गया, उसके बाद डिवीजन होगा,
2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज बन गई। तो अप टू 8 सेल स्टेज हम कहां पर ट्रांसफर करते थे? फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसको हमने बोला था जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। मोर देन 8 सेल स्टेज जो ट्रांसफर होता था वो कहां पे किया था? यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो यहां पे देखो ओवम मेड टू फर्टिलाइज इन विट्रो, यानी कि इन विट्रो यानी कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है बॉडी के बाहर, एंड देन इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। तो यानी कि किसकी बात हो रही है? आईयूटी की, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर की। ठीक है, किसकी बात हो रही है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर की बात हो रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, जल्दी फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। Which of the following diseases are not completely curable? कौन कौन से डिजीज हैं जो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है? जेनाइटल हर्पीस, एचआईवी इंफेक्शन, बोथ ए एंड बी, या फिर सिफिलिस। बताओ, 3 डिजीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन सी है? मैं एक बार फिर से लिख देती हूं, जो कि क्योरेबल नहीं है। अगर बाकी जो डिजीज है अगर अर्ली स्टेज पे पता चल जाए तो उनका क्योर पॉसिबल है। जेनाइटल हर्पीस क्योरेबल नहीं है, एड्स क्योरेबल नहीं है, एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जेनाइटल हर्पीस, एचआईवी इंफेक्शन, एड्स। एड्स किसकी वजह से होता है? एचआईवी की वजह से। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। सिफिलिस क्योरेबल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर सब मैं ही सोल्व कर रही हूं? ठीक है, चलो बताओ नेक्स्ट। यूज ऑफ विच कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज एंड एड्स। ठीक है, डायफ्राम, स्पर्मिसाइडल फॉर्म्स, कॉन्डम्स एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया। यानी कि जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जो भी वेनरल डिजीज होती है, जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जो भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, सब एक ही बात है। वो कब होती है? जब बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है कॉन्डम्स, वो किसमें बचाएंगे? वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से तो बचाएंगे ही बचाएंगे, एज वेल एज वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है। ठीक है, तो कॉन्डम्स के बारे में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओडीज विच आर यूज्ड बाय द फीमेल्स। फीमेल्स कौन कौन से आईओडीज यूज करती हैं? सबसे पहले आर इम्प्लांटेड अंडर द स्किन, आईओडीज विच आर यूज्ड बाय फीमेल्स। ठीक है, जो आईओडीज फीमेल यूज करती हैं, आईओडीज के अंदर क्या क्या आ गए? 3 आ गई। ठीक है, कौन कौन से? कॉपर रिलीजिंग। ठीक है, एक तो कॉपर रिलीजिंग आ गया, दूसरा हार्मोनल रिलीजिंग आ गया, एंड थर्ड क्या आ गया? नॉन मेडिकेटेड आईओडीज। ठीक है, थर्ड क्या आ गया? नॉन मेडिकेटेड आईओडीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, आर इम्प्लांटेड अंडर द स्किन एंड दे आर रिलीज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, क्या आईओडीज इम्प्लांट होती थी अंडर स्किन, या फिर ये किसकी बात हो रही है? ये इम्प्लांट्स की बात हो रही है, यानी कि किसकी बात हो रही है? नो प्लांट की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत। ठीक है, एक्ट एज स्पर्मिसाइडल जेलीज। तो ये स्पर्मिसाइडल जेलीज किसके साथ अगर यूज की जाए तो ज्यादा इफेक्टिव थी? एज अ बैरियर मेथड के साथ अगर ये यूज की जाए तो ज्यादा इफेक्टिव थी एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, ब्लॉक द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू वेजाइना, एंट्री को ब्लॉक नहीं करती थी। ठीक है, इसमें से कोई, मैंने आपको बताया था, सब जितनी भी जो आईडीज हैं, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, सबका मेन काम क्या था? उनका मतलब जो भी रोकना, प्रेगनेंसी को रोकना, और उनका मोड ऑफ एक्शन क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है रिलीज द कॉपर आयंस, यानी कि कॉपर रिलीजिंग आईडीज है, कॉपर आयन रिलीज करती थी, और ये जो कॉपर आयन है ये स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करता था, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को रिड्यूस करता था, और प्रेगनेंसी को रोकता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिलीज द कॉपर आयंस इन द यूट्रस एंड इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। ठीक है, यानी कि देखो एक बात दी गई थी कि आयोडीज के बारे में, कि जो आयोडीज है वो जनरलाइज नहीं की गई थी कि आयोडीज को
कौन सी आईडी के बारे में बात हो रही है? जनरलाइज नहीं लिखा हुआ था कि पर्टिकुलरली मतलब पर्टिकुलर नहीं लिखा हुआ था कि यही आईडी फैगोसाइटोसिस करेगी, तो आईडीज के केस में हम क्या बोल सकते हैं कि वो फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म भी करती हैं। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो बताओ, चलो बताओ बताओ बताओ, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम दिया हुआ, मैंने आपको बताया डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए बी सी और डी, ठीक है। आप देखो डी के अंदर अगर मैं बात करूं, डी के अंदर तो किसको ब्लॉक कर रहे हैं? वासा डिफरेंस को, ठीक है, किसको ब्लॉक कर रहे हैं? वासा डिफरेंस को ब्लॉक कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसका एग्जाम्पल है? ये परमानेंट मेथड का एग्जाम्पल, यानी कि वेसेक्टोमी, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी गोज विद सेकंड, ऑप्शन नंबर डी गोज विद सेकंड, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं ए के बारे में, ठीक है, ए के बारे में। ए यानी कि कॉन्डोम्स, यानी कि ए किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है? ए में है ऑप्शन नंबर सी, सर्वाइकल कैप्स नहीं है, फिर ऑप्शन नंबर 4 कॉन्डम्स, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो यहां से आप ये वाला ऑप्शन तो हटा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सी, सी यानी कि किसकी बात हो रही है? यानी कि ये 6 सिलिकॉन की ट्यूब्स दिखाई दे रही है, यानी कि नोर प्लांट का एग्जांपल है, तो ऑप्शन नंबर सी गोज विद द थर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गोज विद द थर्ड। ऑलराइट, तो ये ई आप यहां से हटा सकते हैं, ई यहां पर नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहां पर नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। ऑलराइट, अगर हम इस तरीके से बात करें ए बी सी एंड डी, तो यानी कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्डम्स को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गोज विद द 4। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉपर टी को, यानी कि बी रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, ठीक है, ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी 5 को, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को, ठीक है। सी रिप्रेजेंट कर रहा है इम्प्लांट को, यानी कि थर्ड, और डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेसेक्टोमी को, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसटीडी लीड्स टू, एसटीडी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन और स्वेलिंग, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है ये कैसे हैं? अर्ली सिम्टम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ट्यूबल प्रेगनेंसी, स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी, अबॉर्शन, कैंसर, यानी कि अगर अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर किया गया तो ये बाद में आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज, एसटीडी को ट्रांसमिशन, एसटीडी का ट्रांसमिशन रोकने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं? अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑलवेज हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या फिर ऑलवेज शुड हैव, ऑलवेज हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स। थर्ड है यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है। अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर्स, बिल्कुल सही है। अवॉइड शेयरिंग ऑफ द नीडल्स, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन क्या रहेगा आपका? गलत, ऑलवेज हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है। अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऑलराइट, तो यहां से सेकंड आप हटा दो ऑप्शन, ठीक है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहां पे ऑप्शन क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द सेट ऑफ द डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली? कंप्लीटली क्योरेबल पूछा है, अब कंफ्यूज मत होना, कंप्लीटली क्योरेबल पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेपेटाइटिस बी क्योरेबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन खत्म, ठीक है। टाइम कैसे बचता है एग्जाम में? जेनाइटल हर्पीज क्योरेबल नहीं है, खत्म, ठीक है। यहाँ पे देखो एचआईवी इन्फेक्शन क्योरेबल नहीं है, ये ऑप्शन गया। बच गया क्या? क्लेमाइडियासिस, सिफिलिस एंड गोनोरिया, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहां पर हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। पहला है आरटीआई को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बिल्कुल सही है। वीडी को विनरल डिजीज बोलते हैं, बिल्कुल सही है। एसटीडी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बिल्कुल सही है। आईवीएफ को हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ को हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? यहां से करेक्ट आंसर क्या आएगा कि करेक्ट बताना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्या है करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज सहेली डेवलप्ड। ठीक है, वेयर वो सहेली, सहेली क्या थी? नॉन स्टीरॉइडल, नॉन स्टीरॉइडल, इसके अंदर कोई भी स्टीरॉइड नहीं था, नॉन स्टीरॉइड पिल थी। और सबसे अच्छी बात क्या थी? वंस इन अ वीक पिल थी। ठीक है, और ये इंडिया ने बनाई, और इंडिया में कहां पर? CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर सिचुएटेड है? लखनऊ। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द ब्लैंक ट्राइमेस्टर एंड ब्लैंक ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच रिस्कियर। ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, सेकंड फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट, थर्ड सेकंड। देखो, एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, जब लेडी अपनी मर्जी से अबॉर्ट कराए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमटीपी। और एमटीपी एक्ट कब लीगलाइज हुआ? 1971 के अंदर, अंडर एमटीपी एक्ट 1971। ठीक है, एमटीपी को सेफ कब तक कंसीडर किया जाता है? अप टू 12 वीक्स तक। ठीक है, अप टू 12 वीक्स। ठीक है, 12 वीक्स यानी कि 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर हो गया। ठीक है, तो यानी कि 12 वीक में कितने मंथ हो गए? 3 मंथ। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक डॉक्टर यानी कि एक प्रैक्टिशनर की साइन चाहिए होते हैं, परमिशन चाहिए होते हैं। अगर इससे ज्यादा कि वीक की अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट डॉक्टर करते हैं तो 2 डॉक्टर्स की परमिशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर जो अबॉर्शन होता है वो क्या होता है? मच रिस्कियर होता है मदर्स के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक एमटीपी अगर कंडक्ट की जाए तो सेफ है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच रिस्कियर, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बाय द यूज्ड बाय द चाइल्डलेस कपल टू हैव चिल्ड्रन। ठीक है, इनफर्टाइल कपल्स के लिए इसमें से कौन सा ART नहीं है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है। सबसे पहले हम फुल फॉर्म डिस्कस कर लेते जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, बिल्कुल सही है। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है। IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, बिल्कुल मेथड है। IUD क्या है बच्चे? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, और ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ठीक है, ये क्या है? एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज अमंग द फॉलोइंग। कौन कौन सी हार्मोनल रिलीजिंग है? देखो यहां से सबसे पहले अगर मैं मल्टीलोड 375 की बात करूं तो ये क्या है? कॉपर रिलीजिंग है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे? कॉपर रिलीजिंग है। ठीक है, प्रोजेस्टासर्ट, ये H मतलब हार्मोनल। वॉल्स किसके अंदर आएगा बच्चे? ये आएगा बैरियर मेथड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है LNG-20, ये भी क्या है? हार्मोनल रिलीजिंग है। ठीक है, लिपेज लूप किसके अंदर आएगा बच्चे? नॉन मेडिकेटेड आयोडीज के अंदर आएगा।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, हार्मोनल रिलीजिंग के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी एंड सी बताओ, बी एंड सी किसके अंदर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिपेज लूप इज अ टाइप ऑफ विच कॉन्ट्रासेप्टिव। लिपेज लूप किसके अंदर आता है, लिपेज लूप नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज के अंदर आता है, जो कि एक लूप शेप्ड का होगा, यानी कि इसके अंदर कोई भी मेडिसिन नहीं होगी एंड और ये प्लास्टिक या फिर स्टेनलेस स्टील का मिलके बना है। ठीक है, जब ये यूट्रस के अंदर इंसर्ट होगा तो वहां की जो फेगोसाइटिक सेल को एक्टिवेट कर देगा, स्पर्म जो सर्विक्स के थ्रू जो एंटर करके यूट्रस में पहुंचे हैं वो वहीं पर मारे जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। ठीक है, किससे मिलके बना है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, यानी कि पॉलीइथाइलिन से मिलके ये बना है और इसके ऊपर BSO4 की कोटिंग होती है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो जल्दी करो, खुद से करो। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कैन बी डन। जाइगोट इंट्राफेलोपियन, ध्यान में रखना ट्रांसफर कहां पर हो रहा है, फेलोपियन के अंदर हो रहा है। फर्टिलाइजेशन कहां होगा, बाहर होगा, अप टू 8 सेल स्टेज। ठीक है, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज कहां पर ट्रांसफर होगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, अप टू 4 ब्लास्टोमियर स्टेज, 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज, एट मोर देन 32 ब्लास्टोमियर स्टेज, यानी कि अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है वो कहां पर ट्रांसफर होगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर होगा। फर्टिलाइजेशन इसके अंदर बॉडी के बाहर होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस आर मोस्ट लाइकली टू मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। ठीक है, आईयूडी के अंदर मैकेनिज्म दिया हुआ है। ठीक है, आईयूडीज 3 टाइप की आईयूडीज थी, जैसे कि लिपेज लूप किसके अंदर आता है, नॉन मेडिकेटेड के अंदर। ठीक है, लिपेज लूप किसके अंदर आता है, नॉन मेडिकेटेड के अंदर, जो कि फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करता है। दूसरा मल्टीलोड 375 एंड कॉपर टी। ठीक है, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, बी एंड सी, ये आते हैं कॉपर रिलीजिंग के अंदर। ठीक है, ये किसके अंदर आते थे बच्चे, कॉपर रिलीजिंग के अंदर आते थे। जो कॉपर है वो सप्रेस कर देता था स्पर्म की मोटिलिटी को, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। ठीक है, कॉपर स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता था एंड ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, रिड्यूस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी की जो स्पर्म की थी उसको क्या कर दे रहा था, रिड्यूस कर दे रहा था। जो हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज हैं जिसके अंदर प्रोजेस्टासर्ड और LNG-20 आते थे, ठीक है, उनका मेन काम क्या था, एक तो सर्विक्स के म्यूकस को थिक करना। ठीक है, सर्विक्स के म्यूकस को थिक करना। ठीक है, और दूसरा जो इम्प्लांटेशन, जो यूट्रस को, जो एंडोमेट्रियम की अगर ग्रोथ ही नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी, तो इम्प्लांटेशन नहीं होती थी और ओव्यूलेशन भी नहीं होता था। ठीक है, तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम चैप्टर को रिवाइज कर ही लिया है बच्चे, जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के भी किए और आपका इनफर्टिलिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस किए और हमने STD से रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और हम अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और ऐसा नहीं है कि अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे का आप सब भूलते जा रहे हो। ऑलराइट, तो आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमने 2 चैप्टर किए हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है आपको रिवाइज भी करना है। ठीक है, यानी कि जब भी आप नेक्स्ट पढ़ते हो तो पीछे का पुराना कम से कम 15-20 मिनट आपको रिवाइज करना है, ताकि आपके दिमाग में सारी की सारी चीजें रहें और आप कॉन्फिडेंट फील करो। दोनों चैप्टर को करने के बाद, नोट्स अच्छे से करने के बाद, DPP सोल्व अच्छे से करने के बाद, NCERT पढ़ने के बाद, NCERT के क्वेश्चंस करने के बाद आप सैंपल पेपर देख सकते हो, PYQs देख सकते हो। एंड आई अश्योर यू अगर आपने इतना किया है तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर
के अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम शुरू करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। टेक केयर।